नमस्कार। रोहतक न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया इस समय भीषण युद्ध की आग में झुलस रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता सैन्य टकराव अब पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने लगा है। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमले और समुद्र में युद्ध पोतों की भिड़ंत ने हालात को बेहद विस्फोटक बना दिया है। बढ़ती हिंसा के बीच हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहरों से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और वैश्विक व्यापार तथा तेल आपूर्ति पर भी गंभीर असर पड़ने लगा है। इस बीच समूचे घटनाक्रम पर नजर डालें तो आपको बता दें कि ईरान के प्रभावशाली धार्मिक नेता अयातुल्लाह अब्दुल्लाह जवादी आमोली ने इस संघर्ष के बीच बेहद उग्र और भड़काऊ बयान देकर तनाव को और भड़का दिया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित संदेश में आमोली ने खुलकर इजरायलियों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान इस समय एक बड़े और कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, इसलिए देश को अपनी एकता और गठबंधन को पूरी ताकत के साथ बनाए रखना होगा। आमोली ने यह भी कहा कि उत्पीड़क अमेरिका के खिलाफ संघर्ष जारी रखना जरूरी है। उन्होंने अपने बयान में यह तक कहा कि अत्याचारी अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जरूरी है और यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। दूसरी ओर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि अमेरिका उनके सैन्य अभियान के पीछे पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ हुई बातचीत में उन्हें स्पष्ट संदेश मिला है कि अभियान को अंत तक जारी रखा जाए और अमेरिका उनके साथ है। इस बयान से संकेत मिलता है कि दोनों देशों का सैन्य अभियान अभी और तेज हो सकता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने नई चुनौती पैदा हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है और यदि मिसाइल अवरोधक हथियारों का भंडार कम पड़ गया तो स्थिति और जटिल हो सकती है। हम आपको बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगी कई तरह की मिसाइल रोधी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिनमें थाड अवरोधक, पैट्रियट मिसाइल प्रणाली और नौसेना की मानक मिसाइलें शामिल हैं। इजराइल भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो प्रणाली का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन प्रणालियों के भंडार पर पहले से दबाव बना हुआ है। बड़ी संख्या में हथियार यूक्रेन में रूस के हमलों से बचाव के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि लाल सागर में भी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और ताइवान की सुरक्षा के लिए भी इन प्रणालियों को लगाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2025 में हुए 12 दिन के इजराइल ईरान संघर्ष में ही अमेरिका के थार्ड अवरोधकों के लगभग 1/4 भंडार का उपयोग हो चुका था। दूसरी ओर युद्ध अब जमीन और हवा के साथ समुद्र तक फैल चुका है। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया, जिसमें 87 नाविकों की मौत हो गई। इस घटना के एक दिन बाद ईरान का एक और युद्धपोत श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ता देखा गया है। श्रीलंका की सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि जहाज को सुरक्षा के लिए अपने जल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं। वहीं गाले शहर के अस्पताल में हमले से बचाए गए 32 ईरानी नाविकों का कड़ी सुरक्षा में इलाज चल रहा है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने फारस की खाड़ी में अमेरिका से जुड़ा एक तेल टैंकर निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार नौसेना की कार्रवाई में जहाज में आग लग गई। हालांकि नुकसान और हताहतों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस हमले से क्षेत्र में तेल परिवहन और समुद्री व्यापार पर खतरा और बढ़ गया है। वहीं संघर्ष का असर दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि ईरान की ओर से आए ड्रोन उसके नाखीचेवन क्षेत्र में घुस आए और एक हवाई अड्डे तथा एक स्कूल के पास गिरकर नुकसान पहुंचाया। इस हमले में 2 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाए जाएंगे। वहीं युद्ध का आर्थिक प्रभाव भी तेजी से सामने आ रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के अनुसार यह युद्ध हर सप्ताह लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल में सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक सभाओं, शिक्षा गतिविधियों और अधिकांश कार्यस्थलों पर रोक लगा दी गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सुरक्षा बनाए रखते हुए धीरे धीरे व्यापार और कामकाज को फिर से शुरू करने के उपाय किए जाएं।
उधर तेहरान में लगातार बमबारी जारी है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राजधानी से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद नए नेतृत्व की खोज ने देश की राजनीतिक स्थिति को और अनिश्चित बना दिया है। अब तक ईरान में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि लेबनान और इजराइल में भी दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। उधर अमेरिका में सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के प्रस्ताव को रोक दिया है, जिससे सैन्य अभियान जारी रखने के लिए राजनीतिक समर्थन का संकेत मिला है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल जमीनी सैनिक भेजने की योजना नहीं है, लेकिन भविष्य के विकल्प खुले रखे गए हैं। दूसरी ओर इस बढ़ते तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं हो सकता। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि भारत कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास करता है और पश्चिम एशिया या यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के हर प्रयास का समर्थन किया जाएगा। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार है। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टुब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में
रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता यह युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि इसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा पर भी गहराई से पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।